रब्बानी बस बेबस सा हो गया था। तो आप आएंगे ना आज शाम? साद किसी सोच में डूबा हुआ बोला। मेरी बीवी ने तो बस यही बताया है कि आज ही के दिन मनु पैदा हुआ था, इसलिए आज ही उसका जन्मदिन मनाया जाता है। ओह! साद हल्की सी शर्मिंदगी के साथ मुस्कुरा पड़ा। आप जन्मदिन का न्योता दे रहे थे? मेरे दिमाग से ही निकल गया। मैं तो अभी अपने कमरे को भी ठीक से देख नहीं पाया। रात ही पहुंचा हूँ। सोचा था कि अब जाकर चौकीदार से इसे ठीक ठाक करवाऊंगा। रहने की व्यवस्था कहाँ हुई है? फिलहाल डाक बंगले में। और खाने पीने का क्या? सुना है यहाँ मेस भी है, उन लोगों के लिए जो इस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। रब्बानी को कुछ सोचते देख साद ने अधीरता से पूछा। डाक बंगले के चौकीदार ने कहा था कि उसकी बीवी भी खाना बना दिया करेगी, लेकिन अभी मुझे कुछ पता नहीं कि क्या करूँगा। अगर कोई व्यवस्था नहीं होती तो आप खाना मेरे यहाँ खाया करेंगे। नहीं, नहीं। साद अचानक असहज हो गया। किस रिश्ते से, किस संबंध से? रब्बानी ने कैसी पेशकश कर डाली थी? सिर्फ कुछ घंटों की मुलाकात में ऐसी बेतकल्लुफ़ी तो या तो रिश्तेदारी में होती है या फिर तब जब बहुत गहरे दोस्ताना संबंध हों, सालों पुराने। नहीं, समझ लीजिए मेरा इंतज़ाम है। चलिए ना, तकल्लुफ़ छोड़िए। रब्बानी ने अपनापन और बढ़ाया साद का बाजू थाम लिया। जब आपका इंतज़ाम हो जाएगा तो ठीक है, मैं जोर नहीं दूंगा। फिलहाल दोपहर का खाना तो खा ही लीजिए। अब ये टालने की बात नहीं है। आपको पता है, हमारे प्यारे नबी ने फरमाया है कि जब कोई दावत दे तो उसे कबूल कर लेना चाहिए। इससे मोहब्बत बढ़ती है। क्या आप मोहब्बत बढ़ाने के कायल नहीं हैं? साद मजबूर हो गया। अब इनकार की कोई गुंजाइश नहीं रही। चलिए, उसने खुद को रब्बानी के भरोसे छोड़ दिया। वो उसका अफसर था, लेकिन साद ने ऐसे सिर झुका लिया जैसे रब्बानी उसका अफसर हो और वह उसका मातहत। आपका घर कितनी दूर है? 4-5 मील, लेकिन मेरे पास स्कूटर है। सड़क किनारे जाना होगा, इसलिए जीप तो मुझे भी मिली है, लेकिन अभी ड्राइवर नहीं है। ये तो और भी अच्छा है, स्कूटर पर साथ चलेंगे बातें करते हुए। साद रब्बानी के साथ स्कूटर पर बैठ गया। कुछ अजीब भी लग रहा था और हैरानी भी हो रही थी। रब्बानी की शख्सियत बहुत दिलचस्प थी। मासूम सा, सीधा सादा, बेइंतहा खालिस और बातूनी भी। ना चाहते हुए भी साद उसके साथ चल पड़ा। जाने क्यों, पूरा रास्ता सोचता रहा और अहमद रब्बानी बातें करता रहा। जैसे ही स्कूटर स्टार्ट हुआ, अहमद रब्बानी ने सवाल किया, क्या आप इस शहर में पहली बार आए हैं? फिर वह जिस रास्ते से गुजरते उसके बारे में जानकारी देता रहा। ये फलां सड़क है, ये फलां बाजार है। अब हम सब्जी मंडी से गुजर रहे हैं और अब दाईं तरफ देख रहे हैं। ये भीड़, ये शोरगुल, ये कव्वाली की आवाज़, ये धमाल की ताल, ये कोंगे शाह का मजार है। यहाँ जो भी दुआ मांगी जाए पूरी हो जाती है। अहमद रब्बानी ने भीड़ से थोड़ा हटकर स्कूटर रोका और कहा, कोई दुआ मांगनी है तो मांग सकते हैं। साद अचानक हड़बड़ा गया। नहीं, नहीं, अकेले में आकर मांगेंगे शायद। अहमद रब्बानी हल्की सी शरारती मुस्कान के साथ स्कूटर फिर स्टार्ट कर दिया। स्कूटर की गति के साथ उसकी जुबान भी तेजी से चलती रही। 10-15 मिनट का रास्ता था। 5 मिनट कब गुजर गए पता ही नहीं चला। स्कूटर भी चलता रहा और रब्बानी की बातें भी। साद कुछ सुन रहा था, कुछ सोच रहा था, पर कुछ समझ नहीं पा रहा था। इस बीच वे एक बहुत खूबसूरत आबादी में दाखिल हो गए। बड़े बड़े हरे भरे लॉन, शानदार और भव्य बंगले, पुराने शैली की शानदार इमारतें। साद हैरान होकर इन नज़ारों को देख रहा था। ये रहा अपना गरीब खाना।
एक बड़े खूबसूरत और शांत बंगले के गेट पर रब्बानी ने स्कूटर रोक लिया। पूरे शहर का चक्कर लगवा दिया। मज़ा आया। साद अपने ख्यालों से चौंककर रब्बानी के मुस्कुराते चेहरे की ओर देखने लगा। रब्बानी बिल्कुल तरोताजा लग रहा था, जैसे न उसने पूरे दिन काम किया हो, न स्कूटर चलाकर इतनी दूर आया हो। वह जरा भी थका नहीं था। उसकी सेहत तंदुरुस्त लग रही थी। वह बिल्कुल उलझा हुआ नहीं था। कैसा अजीब इंसान है। इतनी बातें करने के बावजूद उसकी बातों से ऊब नहीं होती। साद ने बंगले के गेट की ओर देखा, जहां एक नौकर खड़ा गेट खोल रहा था। अंदर झांकते ही नजर आई दूर तक फैली हरी भरी घास और रंग बिरंगे फूलों से भरा लॉन। ऐसा लग रहा था जैसे बहार ने अपना पूरा आंचल यहीं बिछा दिया हो। बहुत खूबसूरत। साद के मुंह से अनायास ही तारीफ निकल गई। किसी के बहुत ही बेहतरीन शौक का नतीजा लगता है ये फूल। यह मेरे बाबा का शौक है। रिटायर्ड ब्रिगेडियर साबिर रब्बानी। साद खुद ही अपने ख्यालों से शर्मिंदा हो गया। गेट खुलने से पहले बंगले की भव्यता और खूबसूरती देखकर उसके मन में कुछ गलत विचार आ गए थे। उसने सोचा था कि अहमद रब्बानी ने पहली ही मुलाकात में जबरदस्ती अपने घर बुला लिया, तो शायद इसी तरह वह अपने अफसरों से नज़दीकी बढ़ाकर इस छोटी उम्र में इतने बड़े बंगले का मालिक बन गया होगा। लेकिन फिर ही उसने खुद को संभाला। बच्चों, मैं साद नईमी न खुद रिश्वत खाता हूँ, न किसी को खाने दूंगा। अगर मेरा कोई मातहत इस तरह की कोशिश करेगा, चाहे वह मेरा दोस्त ही क्यों न हो, मैं उसे सबक सिखा दूंगा। मेरे बाबा के अब्बा यानी मेरे दादा साहब ब्रिटिश हुकूमत से खिताबशुदा थे, लेकिन जब मुस्लिम लीग के सदस्य बने तो उन्होंने अपना खिताब भी वापस कर दिया और बाकी सारी सरकारी सुविधाएं भी। हमारे परिवार ने पाकिस्तान के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। यहीं खड़े खड़े अहमद रब्बानी ने कई ऐतिहासिक घटनाएं सुना दीं, जो उसके दादा के जमाने में इसी बंगले में घटी। अचानक ही, बिल्कुल अचानक उसे तबादले की खबर मिली। इस शहर में वह पैदा हुआ था। इसकी गलियों और बाजारों में खेलते कूदते उसका बचपन गुजरा था। यहीं के स्कूलों और कॉलेजों में उसने पढ़ाई की थी। इस शहर के जर्रे जर्रे से वह वाकिफ था और शहर का हर जर्रा उसे जानता था। उसका इस शहर से गहरा नाता था। और फिर अचानक तबादले की खबर किसी वज्रपात से कम न थी। जैसे कोई चीज अंदर ही अंदर ढह गई हो। मन की दुनिया किसी उजड़े खंडहर जैसी हो गई थी। 2 दिन तक तो वह ये सदमे भरी खबर अपनी माँ को भी न सुना सका। वह इकलौता बेटा था, अपनी माँ की दुनिया, उनके दिल की धड़कन, उनकी रगों में दौड़ता लहू और उनके चेहरे की मुस्कान। उसके बिना जीनत जहाँ के लिए सब कुछ अधूरा था। लेकिन आखिर कब तक छिपाता? उसने अपनी बहन नाजिया के जरिए माँ तक ये खबर पहुँचाई, क्योंकि जाने का दिन आ चुका था। सुबह जब वह बाथरूम से निकलकर नाश्ते के लिए खाने के कमरे में जाने ही वाला था, तभी माँ अंदर आ गईं। उनकी हालत बेहद दयनीय थी। चेहरा जर्द पड़ चुका था और आंखें नम थीं। साद, जो पहले ही उदास और परेशान था, उनकी यह हालत देखकर और अधिक बेचैन हो गया। उसे पहली बार इतनी शिद्दत से महसूस हुआ कि माँ के लिए औलाद क्या मायने रखती है, खासकर एक इकलौता बेटा। माँ के दर्द से उसका दिल भर आया। मगर वह मर्द था, हौसले वाला, बहादुर और सहनशक्ति रखने वाला। कभी भावनाओं के हाथों हार न मानने वाला, बल्कि हमेशा सब्र का दामन थाम लेने वाला। भाईजान, नाजिया की आवाज़ सुनकर उसने माँ के चेहरे से नज़रें हटाईं। वह नाश्ते की ट्रॉली लिए अंदर आ रही थी। आपका वहाँ खाने पीने का क्या इंतज़ाम है फ़िलहाल? साद ने उदासी का माहौल हल्का करने के लिए हंसते हुए उसकी बात काट दी। अरे बेवकूफ़ लड़की,
फिलहाल नहीं, हमेशा। इसके अलावा और क्या हो सकता है? जीनत जहां, जो पहले से ही उलझी हुई थी, अपनी सारी चिंता नाजिया पर निकालने लगी। जिस बात का पता होता है वही बार बार पूछती जाती हो। वहां तुम्हारी माँ बैठी होगी तुम्हारे लिए खाना बनाने को, लेकिन मुझे आप क्यों डांट रही हैं? नाजिया ने भाई की सहानुभूति पाने के लिए साद की ओर देखा। मेरे लिए तो हमेशा डांट ही मिलती है। साद ने प्यार से उसका सिर थपथपाया। तू अभी छोटी है, इन भावनाओं को नहीं समझेगी जो माँ के दिल में औलाद के लिए होती हैं। इन्होंने भी मेरी परेशानियों को कभी समझने की कोशिश नहीं की। अरे मेरी प्यारी छोटी बहन, साद ने उसे बाहों में लेकर अपने करीब कर लिया। मैं तुम्हारे दिल की हालत समझती हूँ। जो कुछ कहना है मुझसे कहो। तुमसे क्या कहूँ? पति के बाद इस घर की हिफाजत की दीवार तुम हो, और अब वह दीवार हट रही है। मैं परेशान हूँ। तुम्हारी बहन जवान है, पढ़ाई कर रही है। जीनत जहां की आंखें छलक आईं। उनके दिल में तरह तरह के डर घर कर गए थे। अब तक तुम यहाँ थे, इसलिए कोई जुबान नहीं खोल सकता था, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद दुनिया बड़ी बेरहम है। आज सब चुप हैं, मगर कल हर किसी की लंबी जुबान निकल आएगी। यह वक्त तुम्हारे जाने का नहीं था, माँ। मैंने बहुत कोशिश की कि यह तबादला रुक जाए, लेकिन सफलता नहीं मिली। किसी ने तुमसे दुश्मनी ले ली है। नहीं माँ, मैं तरक्की के लिए जा रहा हूँ। वहाँ एक ईमानदार अफसर की ज़रूरत है। ईमानदार? नाजिया ने माँ के फीके चेहरे को देखते हुए उनका ध्यान बटाने के लिए भाई से पूछा। जीनत जहां साद से मशवरा करके घर के हर काम किया करती थीं, इस वक्त भी कुछ घरेलू और जरूरी बातचीत थी। खतों में कब सारी तफसीलें खोली जा सकती हैं। सामने इंसान न सिर्फ ज़बान से बात करता है बल्कि अपना मफ़हूम आँखों से और इशारों किनायों से भी समझा सकता है और दूसरे का समझ सकता है। नाजिया को साद का सामान, जो हालांकि तैयार था, एक बार फिर एक नज़र देखने के लिए भेजकर जीनत जहां ने साद से कहा, एक और जरूरी बात रह गई। ट्रॉली को हटाकर साद बिल्कुल जीनत जहां के पास बैठ गया। साथ बात होती रहेगी। साथ मेरी माँ की गर्मी मुझे अकेला रहने का हौसला देती रहेगी। मेरी जान। जीनत जहां साद की इस बात पर सिसक सी पड़ी। मेरे अपने हौसले टूटे जा रहे हैं। अरे अरे, वो बात, वो चौंकी, आंखों की नमी जल्दी जल्दी साफ की। तुम्हें मालूम है ना कि तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे नहीं मालूम होगा, जाने वाले को। साद हंसने लगा। दिल उसी तरह गम के समंदर में गोते लगा रहा था। सिर्फ माँ की खातिर। कमाल करती हैं आप भी, मकसद समझाकर साद। माँ के लहजे की सख्ती ने उसे चौंका सा दिया। तुम सरगोधा के किसी नजदीकी इलाके में जा रहे हो? जी हाँ। साद ने इंसाफ के साथ सिर झुका दिया। आखिरी खबर के मुताबिक जरीना और उसकी बेनी ने वहीं रहवास इख्तियार कर ली थी। साद ने उनकी आंखों में देखा। तुम उनसे नहीं मिलोगे? साद भी संजीदा हो गया। मैं उनसे कैसे मिल सकता हूँ? इतनी सारी जिंदगी गुजरी गई, आज तक मैंने उन्हें देखा नहीं। उनका भी दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं रहा। मैं फिर उन्हें क्यों मिलूंगा और कैसे? मिलोगे? हाँ, वह मेरी भाई की बीवी है, पर पूरी डायन है। डायन? और तुम मेरे अकेले बेटे हो। इस डायन का हाथ मेरे दिल तक नहीं पहुंच सकता। अम्मी, आप फिक्र न करें। कैसे फिक्र न करूं? तुम्हारे तबादले का सुना है। मेरा तो दिल कांप रहा है। मुझे लगता है जैसे कुछ हो जाएगा। लेकिन क्यों अम्मी? तुम्हारे मामू भी इंजीनियर थे, तुम्हारे जैसे ही, और इस डायन की बेटी भी जवान है। कमाल है अम्मी। साद हंसने लगा। कैसे इन्हें लगने वाले खदशात ने आपको घेर रखा है। अब ये तो ज़रूरी नहीं कि मामू की जिंदगी के जो हालात थे
वही मेरे लिए भी होंगे। वह अपनी माँ पर गए थे, और उसकी बेनी अपनी माँ जैसी होगी। माँ के दिल में खौफ भरने वाली। कौन अम्मी? कौन दिल खा लेने वाली? नाजिया फिर अंदर आते हुए पूछी। चुप थीं, साद ने बताया। नाजिया मुस्कराने लगी। मामी और उसकी बेटी कैसे याद आ गईं? सरगोधा में ही रहती है ना? तो फिर क्या हुआ? 5-6 साल पहले कितना वक्त यहाँ भी रही थीं, और उनका घर भी हमारे घर से ज्यादा दूर नहीं था। तब उन्होंने हमारा क्या बिगाड़ लिया था?